हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक का सारा कंटेंट हर सब्जेक्ट का आपके लिए अवेलेबल है। नॉट ओनली दैट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एनटीएससी और नीट, जी और ओलंपियाड, इनकी भी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट न्यूज़। द बेस्ट न्यूज़ इज़ कि ये सब आपको मिलता है फॉर फ्री, मतलब 1 और 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। नाउ इज़न्ट दैट ग्रेट? Yes. So on this note, we are going to start with class 6 engaging English literature की जो हमारी बुक है उसका 12th यूनिट विच इज़ आई एम मलाला। अब इसका जो प्रीवियस वीडियो है जो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा या आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो इजीली मिल जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो कि कैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाके सारे वीडियोस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो पहला वाला वीडियो है उसमें मैंने पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले वो वीडियो देख लो। तो क्या होगा, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे अगर चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है मैच द नेम्स इन द कॉलम। सो अब इस चैप्टर में काफ़ी सारे नाम यूज़ किए गए हैं एंड उसके साथ उनके डिटेल्स दिए हुए हैं, तो हमें सही चीज़ मैच करनी है। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू शो यू द आंसर्स। उस्मान अली कौन थे? बस ड्राइवर। कुशल कौन थे? उसके फादर। नेम ऑफ द स्कूल फाउंडेड बाय मलालास फादर। सो नेम ऑफ द स्कूल, उसके जो फादर ने जो स्कूल को उनको चालू किया था, स्टार्ट किया था, उसके स्कूल का नाम था कुशल स्कूल। मलकाए नूर कौन थी? उसकी क्लास की दुश्मन, मलालास राइवल इन क्लास। जाहिद खान कौन थे? उसके फादर के एक बहुत क्लोज फ्रेंड और फेलो कैंपेनर भी थे। सो मलालास फादर्स क्लोज फ्रेंड। जानिमन किसको कहते थे? वो मलाला को, और उसका मतलब क्या होता था? सोलमेट। मुनीबा कौन थी? उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, मलालास बेस्ट फ्रेंड। एंड लास्ट है शेर मोहम्मद खान कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द फर्स्ट रूलर ऑफ स्वैट, जिसके टूम के सामने गाड़ी रुकी थी उनकी। सो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द फर्स्ट रूलर ऑफ स्वैट। क्लियर? अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। On which street was Malala school located? Describe the road between the school and Malala's house. So मलाला का जो स्कूल था वो कौन सी स्ट्रीट पे लोकेटेड था, और उसके स्कूल और उसके घर के बीच की जो रोड है उसको डिस्क्राइब करना है। मलाला स्कूल वॉज लोकेटेड ऑन अ मडी लेन ऑफ हाजी बाबा रोड। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि कहाँ पे था? मडी लेन ऑफ हाजी बाबा रोड। The street to Malala's house could not be reached by car. अब क्या है, मलाला के जो घर की जो रोड थी वो बहुत ज़्यादा सकरी थी, नैरो थी, तो वहाँ कार नहीं जाया करती थी। So while coming home, Malala would get off bus below by the street. तो वो बस से उतर जाती थी स्ट्रीट के पास में। She would go through the barred iron gate and up a flight of steps. तो वहाँ से एक आयरन गेट था, बार्ड आयरन गेट, वो उसको क्रॉस करके सीढ़ियाँ चढ़ के अपने घर जाया करती थी। क्लियर? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मलालाज यूजुअल रूटीन ऑफ वेकिंग अप। अब वो यूजुअली कैसे उठा करती थी? Malala's father would try to wake her up, but she would request him to allow her to sleep for a few more minutes. तो मलाला के फादर सबसे पहले उसे उठाया करते थे, बट वो उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे थोड़ी देर और सोने दो। एंड burrow deeper under her quilt, और जो है वो अपनी क्विल्ट के और अंदर चली जाती थी। When her mother called her, she would realize the time of the day and hurry to school. और जब उसकी मदर उसको बुलाती थी तब उसे रियलाइज होता था कि अब बहुत लेट हो गया है, and she would get up and hurry for school. So बस इतना ही लिखना है। सपोज ये आंसर और थोड़ा लंबा है तो आप इसमें ये ऐड कर सकते हो कि उसके फादर उसको जानिमन बोल के उठाया करते थे और उसकी मदर उसको जो है क्या बोल के उठाया करती थी। अब ये हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है और उसका मतलब होता है कैट। अब आपको मुझे बताना है कि उसकी मदर इसको क्या बोल के उठाती थी। नेक्स्ट इज
डिस्क्राइब मलालाज रूम इन योर ओन वर्ड्स। मलाला का रूम जो है आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। सो मलालाज रूम वॉज अ लॉन्ग वन एट द फ्रंट ऑफ द हाउस एंड द ओनली फर्नीचर देयर वॉज अ बेड एंड द कैबिनेट। सो मलाला का जो रूम था वो एकदम घर के सामने वाले पोर्शन में था, वो लंबा सा एक रूम था और उसमें सिर्फ 2 ही फर्नीचर थे, एक था उसमें बेड और एक था कैबिनेट। उसके बाद है ऑन द शेल्फ ऑफ द कैबिनेट were gold colored plastic cups and trophies that Malala had won for coming first in the class। और उसके जो है शेल्फ जो था उसमें सारे उसके जो ट्रॉफीज थे, उसके जो कप्स थे जो उसमें क्लास में फर्स्ट आने पे जीते थे, वो पूरे सजाए गए थे। क्लियर? चलिए, Why had Malala started taking the bus? अब मलाला ने बस में जाना क्यों स्टार्ट किया था? As Malala's family had been getting threats all around the year, her mother was scared of her walking on her own. This made Malala take the school bus. बहुत सिंपल सा आंसर है कि क्योंकि मलाला की फैमिली को पूरे साल भर धमकियां आ रही थी, थ्रेट्स आ रहे थे, तो मलाला की जो मदर थी वो उसके लिए काफ़ी डरी हुई थी। एंड देन शी आस्क्ड कि भैया आप अकेले मत आओ, तुम बस में वापस आया करो। एंड दिस इज हाउ शी स्टार्टेड टेकिंग द बस। ओके, In your own words, describe what Malala's school life comprised। तो अपने वर्ड्स में हमें बताना है कि मलाला की स्कूल लाइफ कैसी हुआ करती थी। मलाला went to school for 6 days a week। वो हफ्ते में 6 दिन स्कूल जाया करती थी। She was in the 9th grade। वो 9th स्टैंडर्ड में थी। As soon as she reached school, she would put her backpack in the class and go for the morning assembly। जैसे ही वो लोग स्कूल पहुंचते थे, सबसे पहले क्या करते थे, क्लास में जाके अपना बैग रखते थे और फिर मॉर्निंग असेंबली के लिए ग्राउंड में चले जाते थे। ग्राउंड मतलब जो ऊपर का कोर्टयार्ड एरिया था। She would learn chemical equations, study Urdu grammar and would also write stories with morals in English and draw diagrams of blood circulation। अब क्लास में, जैसे कि हर क्लास में आप पढ़ाई करते हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो केमिकल इक्वेशंस पढ़ती थी, ग्रामर पढ़ती थी, इंग्लिश स्टोरीज लिखती थी, उसके अलावा साइंस भी पढ़ा करती थी। डिस्क्राइब द बस इन विच मलाला ट्रैवल टू स्कूल। अब हमें वो बस को डिस्क्राइब करना है जिसमें मलाला स्कूल जाया करती थी। द बस वॉज वॉट दे कॉल्ड डायना। अब उस बस को क्या कहा करते थे, वो डायना कहा करते थे। इट वॉज अ वाइट टोयोटा टाउन एस ट्रक विथ 3 पैरेलल बेंचेस। अब आपने सबसे पहले बताया वो कौन से किस टाइप का व्हीकल था, तो वो वाइट कलर की टोयोटा टाउन एस ट्रक थी जिसमें 3 पैरेलल बेंचेस थी। इट हैड नो विंडोज एट द बैक बट अ थिक प्लास्टिक शीट एट द साइड्स। उसमें पीछे कोई विंडोज नहीं थे लेकिन प्लास्टिक शीट्स थी, थिक वाली, एकदम मोटी वाली, विच फ्लैप्ड, जो कि हिला करती थी, फ्लैप किया करती थी। एंड वॉज टू येलोड एंड डस्टी टू सी थ्रू। और वो बहुत ज़्यादा येलो कलर की थी और एकदम डस्टी थी जिससे आप आर पार देख नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया बस का डिस्क्रिप्शन। अब है who had stopped the bus, what reason had they given for stopping it। so बस किसने रोकी थी और उन्होंने बस क्या कह के रोकी थी। A young bearded man in light colored clothes had stopped the bus। एक यंग जो था, दाढ़ी वाला आदमी था जिसने हल्के कपड़े पहने हुए थे, उसने बस को रोका था। He was one of the Taliban militants and asked if it was the Kushal school bus and inquired about Malala। तो उसने क्या बोला, ही वॉज वन ऑफ द तालिबान मिलिटेंट्स, लेकिन उसने बताया नहीं था। उसने क्या बोला कि क्या ये कुशल स्कूल की बस है, और उसके बाद उसने पूछा कि यहाँ पे मलाला कौन है। बस उसने यही 2 चीज़ें पूछी थी। क्लियर? बस यही 2 चीज़ें पूछी थी उसने। अब है डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अनफोल्डेड व्हेन द यंग मैन हु लुक्ड लाइक अ कॉलेज स्टूडेंट गॉट ऑन द टेल बोर्ड ऑफ द बस। अब हमें बताना है कि एक यंग मैन जो कि कॉलेज स्टूडेंट के जैसा दिख रहा था, जब वो आ गया बस की टेल बोर्ड के पास, तब क्या हुआ था। The young man who looked like a college student got on the bus and inquired about Malala। वो young man क्या हुआ, वो बस में आया और उसने मलाला के बारे में पूछा। No one replied but everyone looked at her। किसी ने बोला तो नहीं कि ये मलाला है, लेकिन सब उसकी तरफ देखने लग गए। She was the only girl with her face uncovered। उसने अपना फेस कवर भी नहीं किया हुआ था। Getting a hint of who Malala was, the man fired 3 shots, one after another from a black Colt 45 pistol। तो जैसे उसको, जब सब मलाला को देखने लग गए, उसको समझ में आ गया मलाला कौन है, तो जैसे उसे ये हिंट मिला तो उसने अपनी जेब में से निकाला एक पिस्टल, जो कि एक ब्लैक कलर का पिस्टल था, कोल्ट 45, और उसको लेके 3 शूट किए। द फर्स्ट बुलेट वेंट थ्रू मलालाज लेफ्ट आई सॉकेट।
तो पहला जो बुलेट था वो इधर सॉकेट से निकल गया एंड केम आउट फ्रॉम अंडर हर लेफ्ट शोल्डर, और यहाँ से जाके लेफ्ट शोल्डर जो है लेफ्ट शोल्डर से जो है वो निकल गया, लेफ्ट शोल्डर ये था सॉरी, यहाँ से जाके निकल गया। शी फेल हेविली ऑन मोनिबा, और वो मोनिबा की गोद में गिर गई। द सेकेंड बुलेट वेंट इन टू द अपर राइट आर्म ऑफ कायनात रियाज, और जो सेकेंड बुलेट थी वो अपर राइट आर्म ऑफ कायनात रियाज, उसको कायनात को पड़ी थी। और जो थर्ड बुलेट थी वो पीछे जो एक और लड़की थी उसको पड़ी थी, ये आपको याद है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थिंक एंड आंसर। What aspects of Malala's life are similar to that of other people of her age? मलाला की जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा है जो वैसा ही है जैसे उसकी एज के बाकी के बच्चों का होता है? Malala was a normal girl with dreams, likings and desires like any other girl of her age. मलाला जो थी वो एकदम नॉर्मल लड़की थी, उसके भी ड्रीम्स, उसकी पसंद नापसंद, उसकी चाहत वैसी ही थी जैसे उसकी एज की दूसरी बच्चियों की होती थी। She loved chatting with her friends, traveling in the bus, gossiping with the bus driver and going to school. उसको अपनी फ्रेंड्स से बात करना बहुत अच्छा लगता था, उसको जो है बस में ट्रैवल करना अच्छा लगता था, गॉसिप करना अच्छा लगता था, बस ड्राइवर से बात करना अच्छा लगता था। She wanted to play and loved her family. उसे भी खेलना पसंद था और वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी। तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल गर्ल की तो होती हैं, तो यही पैरामीटर्स हैं जो कि सिमिलर है मलाला और उसकी एज के बाकी लोग में। What are the challenges faced by girls like Malala in the Swat Valley? Swat Valley में मलाला और उसकी जैसी बाकी लड़कियों को किस तरीके के challenges face करने पड़ते थे? Girls like Malala in the Swati Valley नहीं है, this is Swat Valley. Okay, so girls like Malala in the Swat Valley faced many challenges. उन्होंने बहुत सारे challenges face किए. The extremists banned many things like owning a television and playing music and enforced harsh punishments for those who defied the orders. तो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब ये जितने भी टेररिस्ट लोग थे, वो क्या करते थे, वो मना करते थे कि इनके पास कोई टेलीविज़न नहीं होना चाहिए, इनको म्यूज़िक सुनना अलाउड नहीं था, और अगर उन्हें ऐसा करते हुए देखा गया तो उनको बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट दिए जाते थे जस्ट बिकॉज उन्होंने म्यूज़िक सुना या टीवी देखा। दे इवन सेड दैट गर्ल्स कुड नो लॉन्गर गो टू स्कूल, उन्होंने ये भी कहा कि गर्ल्स जो है पढ़ाई नहीं कर सकती। दे यूज टू थ्रेटन सच गर्ल्स एंड देयर फैमिलीज विथ लाइफ थ्रेट्स, तो वो जो है ऐसे लोगों को और उनकी फैमिली को जान की धमकी दिया करते थे कि आपकी जान ले ली जाएगी, आपको मार दिया जाएगा, ऐसा करा करते थे। सिर्फ क्यों? क्योंकि गर्ल्स को ना म्यूज़िक सुनना अलाउड था, ना टीवी देखना अलाउड था, ना स्कूल जाना अलाउड था। मतलब उनके लिए गर्ल्स जो थी वो एनिमल्स की तरह थी, जिनको सिर्फ आप जिनसे काम कराया जा सकता है, उनको एक साइड में कोने में रखा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट मेक मलाला स्पेशल? मलाला में वो कौन सी क्वालिटीज़ है जो उसको स्पेशल बनाती है? द वेरियस क्वालिटीज़ दैट मेक मलाला स्पेशल आर करेज, उसमें बहुत हिम्मत थी, ब्रेवरी, डिटर्मिनेशन, लीडरशिप एंड कंपैशन। ओके, सो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो मलाला को बाकी लोगों से अलग बनाती है, उसको स्पेशल बनाती है। ओके, shoot me, but first listen to me. What you're doing is wrong. I'm not against you personally. I just want every girl to go to school. What do these lines tell us about Malala? Malala की सोच से हमें क्या पता चलता है उसके बारे में? These lines tell her approach towards life and her will to create a positive change in the society. ये जो लाइन से ही हमें बताती है कि वो उसका क्या नज़रिया था ज़िंदगी की तरफ, और वो एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट करना चाहती थी सोसाइटी में। She believed in doing good for humanity. वो लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। This also tells her about how courageous and brave she is. वो ये लाइन्स हमें ये भी बताती है कि वो कितनी ज़्यादा courageous और brave है। ओके, अब हम आते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में। होमोनिम्स, होमोनिम्स क्या होते हैं? होमो का मतलब होता है सेम और निम्स का मतलब होता है नेम्स। होमोनिम्स का मतलब वो वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड या जिनकी स्पेलिंग जो होती है वो सेम होती है। अब यहाँ पे निम्स लिखा हुआ है, एक होते हैं आपके पास होमोफोन्स और एक होते हैं होमोग्राफ्स। आपको ये मैं ऑलरेडी जो है ग्रामर सेक्शन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ बेसिकली जब मैं बोलती हूँ होमोग्राफ, होमोग्राफ का मतलब होता है, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग। सो वो वर्ड्स जिसकी स्पेलिंग सेम होती है, ग्राफ मतलब स्पेलिंग, हाँ, तो जिसकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उसका उच्चारण, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अलग होता है, और उसका मतलब मीनिंग जो होता है वो भी अलग हो सकता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। लेकिन उसके अलावा एक होते हैं होमोफोन्स।
होमोफोन्स, फोन का मतलब होता है साउंड, वो वर्ड्स जिसकी स्पेलिंग जो है अलग हो सकती है, स्पेलिंग जो है अलग हो सकती है, मीनिंग भी अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड जो है वो सेम होता है, इन्हें होमोफोन्स कहते हैं। ये दोनों होते हैं टाइप ऑफ होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं? वो वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो that are pronounced and spelled in the same way but have different meanings। उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, कभी कभी उसकी स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, I wish I had seen the look on his face when she got the news। और दूसरा है You must be brave enough to face all the challenges। यहाँ पे एक फेस यहाँ पे है, एक फेस यहाँ पे है। यहाँ फेस का मतलब है आपका ये वाला फेस, और यहाँ पे फेस ऑल चैलेंजेस का मतलब है किसी चैलेंज का सामना करना, उसको फेस करना मतलब उसका सामना करना। तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स का साउंड सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, इसको बोलते हैं हम होमोनिम्स। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, मेक 2 sentences with each of these homonyms, use the word in a different sense for each sentence। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है bear। bear का मतलब क्या होता है? एक होता है सहन करना, एक होता है endure करना। जैसे मैंने लिखा I cannot bear this heat, मैं इस गर्मी को सहन नहीं कर सकती। एक होता है भालू, bear। So there was a bear behind me, एक मेरे पीछे एक बहुत बड़ा सा भालू था। So ये हो गए पहला bear। अब है दूसरा tear। tear का मतलब होता है, एक होता है फाड़ देना, जैसे you tear the page, और एक होता है आंसू। A tear trickled down his cheek, उसके गाल पे एक आंसू गिरा। A dog can tear a rabbit apart, एक जो डॉग है वो एक रैबिट को पूरा फाड़ के रख सकता है। अब है थर्ड फायर। फायर का 2 मतलब होता है, एक तो है देयर इज अ ह्यूज फायर इन द बिल्डिंग, यहाँ पे एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है कि बिल्डिंग में आग लग गई है। एक है दे फायर्ड द बॉयलर, मतलब यहाँ पे ये एक वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, फायर करना मतलब शूट करना। क्लियर? अब है वॉच। अब वॉच जो है 2 हो गई, एक तो हे वॉच योर स्टेप। वॉच योर स्टेप मतलब संभाल के चलो, अपने कदम को देखते हुए चलो, और एक होता है वॉच जो कि आप रिस्ट वॉच पहनते हो। ठीक है? सो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, हे वॉच योर स्टेप। तो ये भी हो गए होमोनिम्स। नेक्स्ट है पार्क। अब एक तो होता है वो पार्क जहाँ पे आप खेलने जाते हो, और एक पार्क होता है जैसे कि पार्क योर कार, और पार्क योर सेल्फ मतलब रोक के खड़ा कर देना, रोक देना। सो पार्क योर कार इन द पार्किंग एरिया ओनली, पार्किंग एरिया में ही अपनी कार को जाके रोकना, पार्क करना। और दूसरा है आई विश टू गो फॉर अ रन इन द पार्क, काश मैं एक रन के लिए पार्क में जा सकती। सो ये वाला पार्क का मतलब क्या है? जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, और जो दूसरा वाला पार्क है उसका मतलब होता है रोकना। क्लियर? अब है नेक्स्ट लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है, अब 2 लेफ्ट होते हैं, एक तो राइट या लेफ्ट डायरेक्शन, और एक होता है चला गया, लेफ्ट। जैसे कि ही लेफ्ट विद हिज मॉम, वो अपनी मॉम के साथ चला गया। टेक अ लेफ्ट एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। सो अब एक लेफ्ट लो, यहाँ से लेफ्ट लो और अपनी डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाओगे। ओके? अब है शॉर्ट। सो शॉर्ट के क्या बोलते हैं? जैसे कि लाइक आई मेड अ शॉट, और सब मेरे कैमरामैन ने बोला वाह मैम दैट वाज अ ग्रेट शॉट, मतलब एक आपने बहुत ही अच्छा कोई एक पर्टिकुलर चीज शूट किया है। और दूसरा होता है ही वाज शॉट इन द हेड, मतलब शॉट, शूट का पास्ट टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे होते हैं 2 शूट। एक शूट होता है निकाली बंदूक टक टक और शूट कर दिया, और एक और शूट होता है शूट करना। दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्लियर? अब हम आते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट में। रीड द सेंटेंसेस। ही स्पोक इन ग्रेट एंगर, मतलब उसने बहुत गुस्से में बात करी। ही स्पोक एंग्रीली, उसने बहुत गुस्से में बात की। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है? ये फ्रेज जो है ग्रेट एंगर, उसकी जगह पे हमने एक एडवर्ब यूज किया एंग्रीली। एडवर्ब मतलब क्या होता है? आपको इन ग्रेट एंगर की जगह आपने बस एंग्रीली यूज कर लिया। ठीक है? तो हमने उसकी जगह एक एडवर्ब यूज किया है। अब अपन को यहाँ पे क्या करना है? हर जगह ये जो फ्रेजेस दिए इनकी जगह हमें एडवर्ब यूज करना है। द फुटबॉलर स्कोर्ड अ गोल विथ ग्रेट स्किल, बहुत ग्रेट स्किल के साथ मतलब स्किलफुली। ही रेड द एंटायर लेटर विदाउट हरिंग, जल्दीबाजी उसने नहीं करी, उसने मतलब आराम से किया। जल्दीबाजी नहीं करी मतलब आराम से किया, इसका मतलब लेजरली, आराम से।
द आर्मी फॉट द एनिमी विदाउट फीलिंग फ्राइटेंड. विदाउट फीलिंग फ्राइटेंड मतलब बिना डर के, मतलब करेज के साथ, करेजियसली. नेक्स्ट इज दे डोनेटेड टू अ गुड कॉज विदाउट होल्डिंग बैक. उन्होंने जो है एक अच्छे काम के लिए डोनेशन दिया, अपने आप को बिना रोके. बिना रोके मतलब जेनरसली, दिल से. The tiger growled, making a loud noise. तो टाइगर ने ग्राउल किया मतलब दहाड़ा. Making a loud noise मतलब loudly, simple या noisily. He examined the signature showing signs of doubt. उसने एकदम जो है एक सिग्नेचर को ध्यान से देखा, उसके अंदर डाउट चल रहा था. doubtfully, easily, ठीक है. easily is also an adverb. तो ये हो गए सारे adverbs. नेक्स्ट है हमारे पास prepositions. प्रीपोजिशंस हमें पता है जो चीज़ आपके नाउन को और आपके जो मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो आपको रिलेशनशिप बताती है, जैसे बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, और उसको बाकी के जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में जितने बाकी के वर्ड्स हैं उसके साथ उसकी पोजीशन बताती है, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन. आई स्लेप्ट इन द लॉन्ग रूम एट द फ्रंट ऑफ आवर हाउस. मैं लॉन्ग रूम में सोया, फ्रंट गेट के पास में, और एट द फ्रंट ऑफ आवर हाउस, हमारे हाउस के. तो ये सारे वर्ड्स आपके प्रीपोजिशन है. सिमिलरली द स्कूल वॉज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस एंड आई यूज टू वॉक. ही मेड अस ऑल लाफ विथ हिज क्रेजी स्टोरीज. ये सारे आपके क्या हैं, प्रीपोजिशंस है. प्रीपोजिशंस भी मैं आपको अपने ग्रामर वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया है जिसमें हमें प्रीपोजिशंस अंडरलाइन करने हैं. सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन पॉज दिस वीडियो, यू हैव योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू, सारे एक बार खुद से ट्राई करना एंड देन आई विल शो यू द आंसर्स. ओके, सो जस्ट पॉज द वीडियो. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर्स. सो आप रिज्यूम कर सकते हो. हियर आर योर आंसर्स. आवर स्ट्रीट could not be reached by car. So while coming home, I would get off the bus. Off मतलब किसी चीज़ से उतरना. And on the road below, by the stream, and go through a barred iron gate and up a flight of steps. I thought if anyone attacked me, it would be on those steps. Like my father, I have always been a daydreamer, and sometimes in lessons my mind would drift and I would imagine that on the way home a terrorist might jump out and shoot me on those steps. I wondered what I would do. Maybe I would take off my shoes and hit him, but then I would think if I did that there would be no difference between me and a terrorist. तो ये सारे हमारे प्रीपोजिशंस हैं इसमें. क्लियर? आगे बढ़े. अब है कंप्लीट द सेंटेंस. ये सारे इसमें आपको प्रॉपर प्रीपोजिशन यूज करना है. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैड ऑर्गेनाइज अ पिकनिक ड्यूरिंग हर हॉलीडेज. ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बीच में. सब जब हॉलीडेज आए थे उस दौरान जो है हमने पिकनिक ऑर्गेनाइज किया था, तो हमने क्या लिखा, ड्यूरिंग. शी वॉज इन ऑ ऑफ हर सिस्टर्स म्यूजिकल टैलेंट. मतलब वो अपनी सिस्टर के म्यूजिकल टैलेंट को देख के जो है एकदम क्या हो जाती, मतलब इन ऑ मतलब होता है बहुत ज़्यादा ही उससे इम्प्रेस हो जाना. सो उसके लिए आगे आता है हमेशा इन ऑ ऑफ यू, आई मीन ऑफ यू. ओके. द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स. प्लेन जो है कभी भी ओवर द क्लाउड्स नहीं होता, अबव द क्लाउड्स होता है. द टीचर वेंट थ्रू द सिलेबल वंस अगेन. तो टीचर ने वो सिलेबल एक बार और समझाया, या सिलेबस कर दो आप इसको. तो मतलब पूरा थ्रू का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक, आप एकदम आर पार, मतलब पूरा का पूरा समझाया. इज देयर एनीवन लिविंग इन दैट हाउस. क्या कोई उस घर में रहता है, इन दैट हाउस. द प्रिंसिपल प्रेज द स्टूडेंट फॉर हिज अचीवमेंट. उसने उसके अचीवमेंट के लिए उसको प्रेज किया. ओके. अब है इनअप्रोप्रिएट शिफ्ट इन टेंसेस. तो यहाँ पे इस टेंसेस में ना कहीं एक गड़बड़ है, आपको बस वो सही करना है. जैसे कि द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ मेडिसिन फॉर द फीवर एंड आस्क्स द पेशेंट टू कम बैक आफ्टर 3 days. अब यहाँ बात हो रही है कि डॉक्टर ने ऑलरेडी मेडिसिन दे दिया और उसको बोला 3 दिन बाद आना. ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ गड़बड़ है, प्रिस्क्राइब्स नहीं होगा. प्रिस्क्राइब्स मतलब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें. यहाँ होगा द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड. उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की फीवर के लिए और पेशेंट से कहा कि भैया 3 दिन बाद आना. ओके. नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ द डे.
दिन के अंत में द शॉपकीपर लॉक द डोर, शॉपकीपर ने दरवाज़ा बंद किया एंड गोज होम, और घर जाता है। उसने दरवाज़ा बंद किया और घर जाता है? नहीं, उसने दरवाज़ा बंद किया और घर चला गया। सो यहाँ पे भी गोज नहीं आएगा, पास्ट फॉर्म लगाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेंट। ओके। द फार्मर फेल्ट टायर्ड आफ्टर द डेज वर्क, फार्मर जो था वो बहुत थका हुआ फील कर रहा था पूरे दिन की मेहनत के बाद। सो ही डिसाइड्स टू रेस्ट फॉर अ वाइल, तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो रेस्ट करेगा। डिसाइड किया, यह सब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिसाइड्स नहीं आएगा, डिसाइडेड आएगा। वी वेंट टू अ फेमस रेस्टोरेंट फॉर डिनर येस्टरडे, कल हम एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे, एंड हैविंग पिज्ज़ा, और हम अभी पिज्ज़ा खा रहे हैं? नहीं, एंड हैड पिज्ज़ा, हैड HAD, हैविंग मतलब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। नेक्स्ट, ये तो रहे आपके आंसर्स। ओके, नेक्स्ट है आई मिस्ड माई फ्लाइट इन द इवनिंग बिकॉज आई वेक अप लेट, मैंने अपनी फ्लाइट जो है वो मिस कर दी क्योंकि मैं सो के लेट उठता हूँ? नहीं, सो के लेट उठा था। सो ये वेक नहीं होगा, ये हो जाएगा वोक, आई वोक अप लेट। He would have cleared the exam has he worked hard for it, उसने एग्जाम क्लियर कर लिया होता अगर उसने ज़्यादा मेहनत की होती तो। अब यहाँ पे तुम पास्ट ऑफ पास्ट यूज़ कर रहे हो, मतलब तुम्हें पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है, तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ आएगा हैड। अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो जाता। द टीचर गेव एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर एंड द स्टूडेंट्स टेक नोट्स, टीचर ने एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर दिया था और स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए थे, तो ये टेक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? टुक। आई विल गो टू द लाइब्रेरी टुमारो, मैं कल लाइब्रेरी जाऊंगा, एंड बोरोड अ फ्यू बुक्स, मैं कल लाइब्रेरी जाऊंगा और मैंने बुक्स बोरो की थी, नहीं, और मैं बोरो करूंगा, तो यहाँ पे पास्ट नहीं आएगा, एंड बोरो अ फ्यू बुक्स, मैं कल लाइब्रेरी जाऊंगा और कुछ बुक्स बोरो करूंगा। ये हो गए आपके आंसर्स। ओके, अब आते हैं स्पेल चेक पे। सो लुक एट द हाईलाइटेड लेटर्स इन ईच वर्ड। अब यहाँ पे देखो, रेन, बेक, अवे, ने, यहाँ सब जगह एक लॉन्ग ए आ रहा है, रेन, बेक, तो ऐसे ही आपको लॉन्ग ए वाले कुछ वर्ड्स लिखने हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए ऑलरेडी एक काम कर चुकी हूँ। ए आई के साथ आता है गेन, मेन, पेन, वेन। सिमिलरली केक, सेक, फेक, टेक, sway, day, hay, bay, and last slay, whale, way, eight. Okay, तो ये सब आपके long A वाले words हैं. And here we are done with all the questions of this chapter. ये समझ में आया? अगर आया तो फटाक से इस वीडियो को एक लाइक कर दो and tell me in the comment box how was it. एंड नाउ मैंने आपको बताया था ये सारे वीडियोस कहाँ मिलेंगे आपको, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। आपको लिखना है magnetbrains.com एड्रेस बार में, ये है हमारा होम पेज। यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, देखो क्लासेस दिख रही हैं, क्लास 6 पे क्लिक करोगे, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। फिर आप जाओगे इंगेजिंग इंग्लिश लिटरेचर पे क्लिक करोगे, एंड देन जैसे यहाँ पे है ये इंग्लिश चैनल है, ये गुलमोहर है, हनी सकल, पैक्ड विद द सन, और उसके अलावा और भी नीचे जाओगे तो क्योंकि हमने बहुत सारी बुक्स कवर की हुई है, इसके नीचे आएगा इंगेजिंग इंग्लिश। फिर आप चैप्टर वाइज वीडियोस दिए हुए हैं, उस वीडियो को क्लिक करोगे, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल अपीयर। दैट इज इट, इजी ना? सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द वीडियोज। एंड जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल भी अब आपके लिए है, तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में अब आपके पास सब कुछ अवेलेबल रहेगा, पूरा कंटेंट। सो जस्ट डू नॉट वेट, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ ताकि सबका भला हो सके। ओके, थैंक यू so much once again. Do not forget to like, share and subscribe. Take care of yourself. Bye bye.